Hello friends, this is the second video lecture of पार्टनरशिप लॉ सीरीज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप कि क्या पार्टनरशिप का नेचर है, क्या उसके इसेंशियल्स हैं। और उसमें हमने देखा था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल है म्यूचुअल एजेंसी। प्रॉफिट शेयरिंग एक इसेंशियल हो सकता है बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव वन। तो हमें म्यूचुअल एजेंसी देखना होगा। अगर हम ये देखते हैं कि क्या नाम है कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में है कि नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि जो उसकी एग्रीमेंट है क्या रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज था एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करने के लिए। तब हमें समझ में आएगा कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। वो था सेक्शन 4 till 8। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट होगा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, उनका आपस में कैसे रिलेशन होगा। तो ये मेजरली सेक्शन 9 टू सेक्शन 16 में हम देखेंगे कि उनके ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है टूवर्ड्स ईच अदर। तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो ये जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर से ही डिटरमाइन होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है कि एज फार एज पॉसिबल पार्टनर्स को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी अरेंजमेंट रखें कि वो आपस में कैसे बिहेवियर रखेंगे। तो वो राइट्स एंड ड्यूटी शुड बी मेंशन फ्रॉम द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो उसमें एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कोर्स ऑफ डीलिंग होना चाहिए कि वो कैसे अपना बिहेवियर रखेंगे। इसमें सब क्लॉज 2 कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी को भी बिजनेस करने में रिस्ट्रेन डालता है तो वो वॉइड होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया है इस क्लॉज के वजह से कि अगर कोई पार्टनरशिप में है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है कि आप कोई और बिजनेस नहीं कैरी करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी करना है, तो वो एकदम राइट क्लॉज होगा, वो वॉयलेटिव नहीं होगा सेक्शन 27 का। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 such contracts which are in restraint of trade that a partner shall not carry on any other business while he is a partner is fine, is valid। तो ये सेक्शन 27 के वॉयलेटिव नहीं होगा। पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन हो सकती है कि वो कोई और बिजनेस ना करे। नाउ वी विल सी द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है? तो ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स है duty of absolute good faith, duty to carry on business to the greatest common advantage, duty to render true accounts and full information, duty to indemnify for fraud, duty to be diligent, duty to properly use the firm's property, duty not to earn personal profit or not to compete। तो इसमें देखिए सेक्शन 9 जो है उसमें पहला 3 ड्यूटी कवर हो जाता है। तो सेक्शन 9 क्या है कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन दी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब फर्म का फायदा सोचना है, अपना फायदा नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म नहीं होना चाहिए, कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बनाने चाहिए। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो पहला ड्यूटी है ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, ये होना चाहिए टूवर्ड्स ईच अदर। एंड दे शुड ऑल्सो रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग affecting the firm to all the partners। तो उन्हें पूरा डिस्क्लोजर भी रखना चाहिए। तो अगर हम पहले देखें ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, तो ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूबेरी में फिडेई। ये इंश्योरेंस में होता है कि आपका एक एब्सोल्यूट गुड फेथ होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा ये जो ड्यूटी है वो बेस्ड है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये लाइफ ब्लड है पार्टनरशिप बिजनेस का। ये इट इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ द कंसर्न, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बहुत ट्रस्ट इंपोज करता है बिकॉज दे बोथ आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। दैट इज व्हाई दे हैव टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। इसमें बिजनेस के अंदर भी और बिजनेस के बाहर भी, क्योंकि एबॉट वर्सेस क्रम ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें गुड फेथ पे बोला गया है कि पार्टनर्स थे एक फर्म में,
बिजनेस में तो वो फेथ मेंटेन कर रहे हैं, बट वन ऑफ द पार्टनर वाज हैविंग एन एडल्टरस रिलेशन विद अनदर पार्टनर्स वाइफ. तो इफ यू आर स्लीपिंग विद अनदर पार्टनर्स वाइफ, दैट इज ब्रेकिंग दैट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. और इसी बेसिस पे कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को कह दिया था. ये नहीं है कि वो चीज अलग है और ये चीज अलग है. तो इस लेवल का म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो इस केस में यही हुआ था कि वन पार्टनर कमिटेड एडल्टरी विद अनदर पार्टनर्स वाइफ, which was the ground on which the court ordered dissolution of the firm. तो ये केस है एबॉट वर्सेस क्रम्प का. Now the second duty is duty to carry on the business to the greatest common advantage. तो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, है ना. और पूरी एफर्ट होनी चाहिए फर्म के इंटरेस्ट के लिए, अपना पर्सनल इन्फ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं होना चाहिए. अब इसमें पहला जो अगर हम केस देखें बेंटले वर्सेस क्रेवन का, तो इस केस में क्या हुआ कि फर्म ने एक पार्टनर को ड्यूटी दी टू बाय सम स्टॉक ऑफ शुगर. तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग दैट शुगर फ्रॉम द मार्केट, उसने क्या किया, उसने अपना शुगर जो बहुत पहले खरीदा हुआ था लोअर रेट्स पे, उसने वो शुगर फर्म को दे दिया मार्केट रेट्स पे, और उसने खूब बना लिया प्रॉफिट. तो जब ये चीज डिस्क्लोज हुई, इसने पहले छुपाया, जब बाद में ये चीज पता चली, तो द कोर्ट हेल्ड दैट द फर्म वाज इंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रॉफिट विच वाज मेड. तो इसीलिए क्या नाम है, सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए और ग्रेटेस्ट एडवांटेज पे काम करना चाहिए. ये नहीं कि मार्केट रेट पे ही तो मैंने बेचा और उसने अपना जो पहले लोअर रेट्स में खरीदा था वो शुगर सप्लाई कर दिया. तो पूरी अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए. सेकेंड केस है ड्यूने वर्सेस इंग्लिश. इसमें क्या था कि जो दो लोग पार्टनर्स पे थे, उन्होंने एक माइन खरीदा उसको रीसेल करने के लिए प्रॉफिट पे. तो एक पार्टनर ने उसको रीसेल तो किया, बट उस कंपनी को रीसेल किया जिस कंपनी में उसका बहुत इंटरेस्ट था, और उस कंपनी से उसने तो बहुत फायदे कमा लिए. तो कोर्ट ने यही बोला कि जो भी प्रॉफिट आपने मेक किया है वो क्या नाम है आपको शेयर करना पड़ेगा. शुरू में बात हुई थी कि they will sell it for like pound 10,000 के प्रॉफिट में, और उस 10,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे. बट एक पार्टनर ने उसको उस कंपनी में शेयर बेचा जिसमें उसको कुछ उसके अपने भी इंटरेस्ट थे, तो उससे उसको और प्रॉफिट मिला, तो वो प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा. सो कोर्ट ने ये बात कही. सो ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. This was the second duty. Now we will go to the third duty. Duty to render true account and full information. तो पूरे ट्रू अकाउंट्स बताने चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो भी फंड कैसे खर्च हुआ है वो बताना चाहिए, उसके जो वाउचर्स हैं वो पार्टनर्स को रखने चाहिए, और फुल इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड. तो ये सेक्शन 10 कहता है. अब तक हम लोग सेक्शन 9 में पहला 3 ड्यूटी हमारा हो गया कवर. ये तीनों ड्यूटी जो है सेक्शन 9 जो मैंने रीड किया था उस पे था. अब सेक्शन 10 कहता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फ्रॉड. अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसको बाद में वो सारा इनकम जो उसने बनाई है वो देना पड़ेगा. तो कैंपबेल वर्सेस कैंपबेल केस में यही हुआ था कि वन ऑफ द पार्टनर मेड सो मेनी इलीगल परचेसेस और बाकी पार्टनर्स को उसका नॉलेज नहीं था. तो दे वर held jointly and severally to indemnify the plaintiff against the amount so said. तो plaintiff partner को उनको देना पड़ा पैसा. Now fifth is duty to be diligent and duty to indemnify for willful neglect. तो हर पार्टनर को डिलीजेंट होना चाहिए कि फर्म का उतना लॉस ना हो. अगर उसके विलफुल निगलेक्ट के वजह से, विलफुल वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ इंटेंशनल, डेलिबरेट और पर्पसफुल होना चाहिए. that negligence should be deliberate, intentional और purposeful. तब जाके क्या नाम है वो लायबल हो जाएगा पार्टनर पर्सनली, क्योंकि उसकी गलती की वजह से फर्म को लॉस हुआ. लेकिन अगर कोई एरर ऑफ जजमेंट है या कोई जेन्युइन मिस्टेक है जो ऑनेस्टी, गुड फेथ के साथ की गई थी, तब वो लायबल नहीं होगा. तो इसीलिए वर्ड दिया हुआ है विलफुल निगलेक्ट.
तो अगर एक्ट डन इन गुड फेथ है तो वो विलफुल निग्लेक्ट नहीं कहा जा सकता। अब इसमें एक केस है क्रैक वर्सेस फ्रॉड फोर्ड। इसमें क्या था कि कॉटन बेल्स उसने कुछ समय बाद बेचा, तो जब कुछ समय बाद बेचा तो उसके प्राइसेस काफी फॉल कर गए थे, तो उतना फायदा नहीं मिल पाया फर्म को, तो उसने कुछ डिले किया। बट इसमें ये लायबल नहीं हुआ क्योंकि इसका चीटिंग करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और ना ही इसकी नेग्लिजेंस, उसको कभी ये लगा ही नहीं था कि अचानक से प्राइसेस इतने फॉल कर जाएंगे। तो इसीलिए ये विलफुल निग्लेक्ट नहीं था। अगर उसको कहीं से न्यूज होती कि प्राइस फॉल होने वाले हो तब वो लापरवाही करता और देर में बेचता, तो फिर वो लायबल होता। बट उसको कहीं से पता नहीं था कि इस तरीके से अचानक से वो जो प्राइसेस है वो फॉल कर जाएंगे। इसीलिए इसको विलफुल निग्लेक्ट नहीं कहा गया। उसने कॉटन बेल्स जो है थोड़ा देर में बेचे और प्राइसेस अचानक से फॉल कर गए थे, जिस वजह से फर्म को उतना फायदा नहीं मिला। तो सिंस ही कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड दैट, तो ही वाज नॉट लायबल। लेकिन एसके बंदोपाध्याय वर्सेस मन गोविंदा में ये था कि कुछ डेट्स थे जो कि उसको रिकवर करने थे। तो पहला डेट उसने इतना लेट कर दिया कि वो लिमिटेशन पीरियड जो होता है ना कोर्ट का, कि आपको इतने पीरियड के विद इन फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना राइट इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में। तो पहला डेट तो लिमिटेशन क्रॉस कर गया उसकी लापरवाही की वजह से। सेकंड वाले में डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ही वॉज लाइबल फॉर द फर्स्ट केस बट नॉट फॉर द सेकंड केस, क्योंकि फर्स्ट केस में उसकी गलती की वजह से लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर गया, उसको पहले कोर्ट में केस करना था। और सेकंड केस में ही कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड कि डेटर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो उसमें उसको लाइबल नहीं किया गया। तो ये दो केस इंपॉर्टेंट है इस ड्यूटी में। और पार्टनर कैन नॉट बी लाइबल फॉर मेयर एरर ऑफ जजमेंट, अगर उसने अपने स्किल के हिसाब से प्रॉपरली काम किया है। नाउ द सिक्स्थ ड्यूटी इज ड्यूटी टू प्रॉपरली यूज दी फर्म प्रॉपर्टी। तो पार्टनर को जो फर्म की प्रॉपर्टी वो एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही यूज करना चाहिए, फर्म के ही बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, उसको अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन नहीं कर सकता। ड्यूटी नॉट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स और नॉट टू कॉम्पीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, है ना, उसको कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बनाने चाहिए। गॉर्डन वर्सेस हॉलैंड वाले केस में एक पार्टनर था, उसने फर्म ने लैंड बेची किसी को, फिर उस पार्टनर ने वही लैंड और सस्ते में उस थर्ड पार्टी से खरीद लिया और फायदे बना लिए। तो ऐसा भी काम नहीं करना। इफ अ पार्टनर विदाउट if a partner without the knowledge of the co-partners directly or indirectly purchases the property of firm and thereby gains some profit, he has to account for that benefit to the firm. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप फायदा नहीं कर सकते। अगर आप सारे पार्टनर्स को बता दो देन इट इज फाइन, बट उनके नॉलेज से छुपा के आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो नॉट टू कॉम्पीट, तो ये कंपटीशन का भी है इसमें कि उनको ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें उनका कोई कंपटीशन हो फर्म के बिजनेस के साथ। तो इसमें दो केस है। एक केस है इस केस में ये था कि इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड रीसेलिंग का बिजनेस था, तो पार्टनर अपना पर्सनल भी इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट कर रहा था और वो उससे भी प्रॉफिट बना रहा था। तो ऐसे कंपटीशन वाले बिजनेस आप नहीं कर सकते। दिस केस वाज महिंद्रा वर्सेस क्यूलिन। ओके, सो नाउ वी हैव द अनदर। तो ये पार्टनर्स का ड्यूटी है नॉट टू कॉम्पीट। So this was regarding duties of the partnership. We also have राइट्स ऑफ दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का राइट क्या है कि उसको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। एक केस था जिसमें फादर और सन पार्टनरशिप में थे एंड फादर वाज नॉट गिविंग फुल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन टू दी सन। तो उसमें कोर्ट ने यही कहा कि दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन और मेजोरिटी पावर, ये भी पूरी राइट दी हुई, आप अपना ओपिनियन बोलें, जो भी डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी ओपिनियन से ली जाएंगे, बट आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइक एडमिशन ऑफ द पार्टनर, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, तो सबका कंसेंट चाहिए होगा। और इन केस अगर दोनों टाई हो जाता है, कोई ऑर्डिनरी डिसीजन है, देन इन दैट केस वो माना जाएगा जो निगेटिव्स ऑफ द डिसीजन में जिन लोगों का मत था उनकी बात मानी जाएगी। राइट टू हैव एक्सेस टू द फर्म्स बुक, राइट
टू रिस्ट्रेन मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसको रिस्ट्रेन करने का। राइट टू रिम्यूनरेशन, राइट टू रिम्यूनरेशन का एज सच राइट नहीं है पार्टनर्स को।